नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान। इससे पहले वीडियो में अपन ने बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है और उसके बाद में बैलेंस ऑफ ट्रेड की इक्वेशन, फिर फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, फिर उसके बाद में फेवरेबल एंड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड के इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या क्या आते हैं। अब उसके बाद में अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है, उसके इफ़ेक्ट्स आते हैं, तो उसके लिए कुछ करेक्टिव मेजर्स हैं वो बताए गए हैं जो अपना इस वीडियो में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। मेन टॉपिक है मेजर्स और मेथड्स फॉर करेक्टिंग अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। प्रतिकूल व्यापार संतुलन है उसको सुधारने के लिए क्या तरीके या क्या विधियां अपनाई जा सकती हैं। कुछ लिमिटेड पॉइंट्स हैं जिसमें नंबर 1 आता है आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन, निर्यात प्रोत्साहन। एक्सपोर्ट प्रमोशन है वो कई टाइप से करा जा सकता है। मान लीजिए इंडिया में आपके पास में रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो आप रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करो, उसके बाद में फर्दर उसे प्रोसेस करके उसे एक्सपोर्ट में कन्वर्ट करा जा सकता है। एक तरीका ये होता है। दूसरा, आपके पास में लेटेस्ट टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, आपके पास में स्किल्ड लेबर, ये सारी चीज़ें एक्वायर करी जाए, क्वालिटी प्रोडक्ट है वो चीपर रेट पे यानी रीजनेबल रेट पे प्रोड्यूस करा जाए और फिर आपके एक्सपोर्ट करने का काम करा जाए, जिससे कि वो वर्ल्ड वाइड जितना भी कंपटीशन है उसको इजीली फेस कर पाए। एक तरीका इसमें यह होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू इस्टेब्लिश्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको टाइमली क्रेडिट या फाइनेंस प्रोवाइड कराएं, जिससे आप एक्सपोर्ट है उसको इजीली प्रमोट कर सकें। एक इसमें और चीज़ आती है कि इंडिया में ऑलमोस्ट 30 to 35% आपका एक्सपोर्ट है वो स्मॉल टीनी कॉटेज इंडस्ट्रीज का होता है, तो इन इंडस्ट्रीज को स्ट्रेंथन करने की रिक्वायरमेंट है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो आपके स्पेसिफिक स्टेट है वो उठाए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनको हेल्प मिले जिससे एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके। तो एक्सपोर्ट प्रमोट होगा उस केस में आपके इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो जाएगा और जो अनफेवरेबल आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो फेवर में आने लग जाएगा। फिर सेकंड आता है इंपोर्ट कंट्रोल, आयात नियंत्रण। इंपोर्ट कंट्रोल करने के भी कई तरीके होते हैं। एक तो आपका इंपोर्ट का रिप्लेसमेंट है वो ढूंढा जाए, यानी उसका होमोजीनियस या सिमिलर प्रोडक्ट है उसके कंजम्पशन को इंक्रीज करा जाए। सेकंड ये होता है कि हैवी इंपोर्ट ड्यूटी है वो इंपोज कर दी जाए, यानी ज़्यादा आयात शुल्क लगाए जाएंगे तो इंपोर्ट है वो आपके हतोत्साहित होते हैं। और उसके बाद में फर्दर जो चीज़ें आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है उसमें ट्राई ये करा जाना चाहिए कि वो डोमेस्टिकली उनका प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज करा जाए, जिससे कि आप फॉरेन कंट्रीज हैं उन पे डिपेंड ना रहें। और एक तरीका इसमें यह भी हो सकता है कि जितने भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंपोर्ट्स के लिए मिनिमम फाइनेंस प्रोवाइड कराने का काम करना स्टार्ट कर दें। फिर थर्ड आता है डिवेल्युएशन या अवमूल्यन। डिवेल्युएशन या अवमूल्यन होता क्या है? कोई भी कंट्री जो जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू है वो अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में कम कर देता है तो उसे डिवेल्युएशन बोला जाता है या अवमूल्यन उसको बोला जाता है। मान लीजिए आज की डेट में ₹75 इज इक्वल्स टू $1 है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे ₹80 इज इक्वल्स टू $1 कर देता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपके एक्सपोर्टर्स हैं उनको फायदा होने लग जाएगा और इंपोर्टर्स हैं उनको लॉस होने लग जाएगा। वो होगा किस तरह से? अब जो पहले प्रोडक्ट मान लीजिए आपका बनता था ₹75 में, तो उसकी कॉस्ट है वो अब भी आपकी 75 रहेगी। पहले मान लीजिए कि आप 75 में ही सेल आउट करते थे, अब वही प्रोडक्ट की एवरेज में आपको ₹80 मिलने लग जाएंगे, यानी ₹5 पर यूनिट आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, जो किसी भी प्रोड्यूसर को या एक्सपोर्टर को एक टाइप से मोटिवेट करता है कि आप ज़्यादा प्रोडक्शन करें और ज़्यादा एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें। 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन करेंसी का डिवेल्युएशन 2 बार करा था और उसका मेन पर्पज है वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करना था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है फॉलो ऑफ प्रोटेक्शन पॉलिसी, संरक्षण नीति का अनुसरण। ये प्रोटेक्शन पॉलिसी होता क्या है? इसमें कोई भी गवर्नमेंट है
वैसे तो जनरली जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो जो WTO के मेंबर होते हैं उनकी पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ता है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है वो आपकी WTO की रेंज में नहीं आता है, तो उस केस में ऐसा करा जा सकता है कि आप इंपोर्ट को बैन कर दें और उसका रिप्लेसमेंट है वो ढूंढना स्टार्ट कर दें। जब इंपोर्ट बैन होगा तो उस सिचुएशन में आपके इंपोर्ट है वो रिड्यूस हो जाएंगे और एक्सपोर्ट है वो आपके एज इट इज बने रहते हैं या फिर उनको प्रमोट करा जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है पॉलिसी ऑफ डंपिंग, राशि पातन की नीति अपनाना। अब ये डंपिंग क्या होता है इसका भी थोड़ा सा बता देता हूं। जनरली इसमें क्या होता है, जो एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री है वो कोस्ट टू कोस्ट अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं, यानी जो लागत होती है उसी लागत पे आपका प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। मान लीजिए चाइना कोई प्रोडक्ट बनाता है, उसकी कॉस्ट है वो 20 रुपीज पर यूनिट आती है। अब वो इंडिया में इसे एक्सपोर्ट करता है, वो या तो ₹20 पर यूनिट के हिसाब से ही सेल आउट करेगा। एक बार क्या होता है, कॉस्ट पे प्रोडक्ट आ जाती है, प्रोडक्ट आने लग जाता है, लोग फिर उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। जब उसके आदी हो जाएंगे फिर धीरे धीरे फॉरेन कंपनीज हैं वो आपके प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज करने लग जाते हैं। एक सिचुएशन तो आपकी ये हो सकती है। सेकंड इसमें ये आता है, मान लीजिए आपकी कॉस्ट है वो ₹20 पर यूनिट आ रही है, ₹20 पर यूनिट, और जो आपके इस पॉलिसी को फॉलो करने वाला कंट्री है वो आपका कॉस्ट से कम पे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने लग जाता है। आपकी कॉस्ट ₹20 है लेकिन आप 18 रुपीज में ही उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये भी आपके एक डंपिंग का पार्ट माना जाता है। जनरली फॉरेन कंट्री है या फॉरेन कंपनीज होती हैं वो किसी भी मार्केट को कैप्चर करने के लिए, उस पर अपना अधिकार जमाने के लिए डंपिंग पॉलिसी है उसको अडॉप्ट करते हैं। सेम पॉलिसी आपका डोमेस्टिक कंट्री यानी इंडिया है वो भी अडॉप्ट कर सकता है कि पहले तो अपने प्रोडक्ट को कोस्ट टू कोस्ट पे सेल आउट करें और जो एक्सपोर्टर को लॉस हो रहा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी प्रोवाइड करके उसको फुलफिल करा जा सकता है। तो डंपिंग पॉलिसी है वो भी एक टाइप से सक्सेसफुल मेजर माना जाता है, मेथड माना जाता है आपके अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड को फेवर करने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट फैसिलिटीज एंड क्रेडिट्स, निर्यात साख एवं सुविधाओं में वृद्धि या विस्तार। एक्सपोर्ट क्रेडिट है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। जैसे इंडिया में सेज है उनका एस्टैब्लिशमेंट है वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के पर्पज से हुआ था। मिनिमम प्राइस पे सेज में एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं उनको आपके लैंड अवेलेबल करवाए गए, एक पर्टिकुलर जोन क्रिएट करा गया जहां पे जनरली कंपनीज ही होती है और वहां पे आपको एम्प्लॉयज मिल जाएंगे, बाकी सारी फैसिलिटीज हैं वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे प्रोवाइड करा दी जाती है। फिर एक्सपोर्ट करने के लिए दूसरी कई क्रेडिट गारंटी स्कीम्स हैं वो लॉन्च करी जा सकती है। एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स हैं वो भी बनाए जा सकते हैं और आपको रॉ मटेरियल है वो चीपर रेट पे प्रोवाइड करवाया जाए और जहां पे लॉस होने के चांसेस होते हैं उस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके लिए प्रोटेक्शन पॉलिसी लेके आए। प्रोटेक्शन पॉलिसी मीन्स जितना उनका लॉस है वो सब्सिडी के थ्रू फुलफिल करा जा सकता है। और लास्ट पॉइंट इसमें आता है इंक्रीज इन इनविजिबल एक्सपोर्ट्स, अदृश्य निर्यातों में वृद्धि करना। इनविजिबल यानी ये जनरली आपकी सर्विस के लिए वर्ड यूज करा जाता है। भाई फिजिकल शेप में जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपके प्रोडक्ट हो गए और जो दूसरी चीजें होती है इनविजिबल वो सर्विस हो गई। लाइक जैसे इंडिया है वहाँ पे आपके आयुर्वेदा की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है वो इनविजिबल सर्विसेज पे आती है। ऐसे ही जैसे दूसरे कम्युनिकेशन के मीन्स हो गए, हॉस्पिटल इंडस्ट्री हो गई, एजुकेशन हो गया, ये आपके सर्विस इंडस्ट्री में आते हैं जिन्हें इनविजिबल प्रोडक्ट्स हैं वो बोला जाता है। तो इस टाइप की फैसिलिटी है वो भी आपके एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकती है या एक्सपोर्ट प्रमोट करने के पर्पज से इनविजिबल प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू कोई भी गवर्नमेंट है वो अपने अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसको फेवर में कर सकती है। अब आज के वीडियो में इतना ही, बट नेक्स्ट वीडियो में अपन बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और उसके डिफरेंट अकाउंट्स हैं वो क्या होते हैं, इनकी स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।